Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड लेसन में गृह उत्तरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। संरक्षण की दृष्टि से पौधों और प्राणियों को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। कहने का अर्थ है संरक्षण यानी सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने पौधों और प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सामान्य जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे चीड़, पशु, साल और कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा यानी समाप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। गेंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा, मगरमच्छ, संगाई, मणिपुरी हिरन, शेर, पूंछ वाला बंदर इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। सुभेद्य जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या कम हो रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाला परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या कम होती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानिक जातियाँ, प्राकृतिक या भौतिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियाँ, ये भी जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई हैं। कहने का अर्थ है जब इन जातियों की खोज की गई तो ये जातियाँ क्या है, अनुपस्थित पाई गई। कहने का अर्थ है ये जातियाँ समाप्त हो चुकी हैं और ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं यानी समाप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मानव के लिए वन किस प्रकार उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। मानव के लिए वन प्रकृति की अमूल्य भेंट है। इनका मानव जीवन में बहुत ही उपयोगी स्थान है। कहने का अर्थ है जो वन है, वन का मानव जीवन में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये निम्नलिखित प्रकार से मानव के लिए उपयोगी हैं। वन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है। कहने का अर्थ है जो वन है वो पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। वन स्थानीय जलवायु में सुधार करते हैं। कहने का अर्थ है वन क्या है, स्थानीय जलवायु को में सुधार करते हैं। वन मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं। कहने का अर्थ है जो मिट्टी के अंदर अपरदन होता है, कटाव होता है, वन क्या है, मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, मिट्टी का अपरदन होने से रोकते हैं। वन नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ों को रोकते हैं। कहने का अर्थ है जब नदी का प्रवाह यानी बाढ़ आ जाती है तब क्या है, वन उस प्रवाह को कम करते हैं, बाढ़ को रोकते हैं। विभिन्न उद्योगों के संचालन के लिए वन कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। कहने का अर्थ है विभिन्न उद्योगों के लिए क्या है, जो वन कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। वह मानव को आजीविका उपलब्ध करवाते हैं। कहने का अर्थ है मानव को आजीविका यानी जीवन का जो गुजारा है उसका उपलब्ध करवाते हैं। वन मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाते हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी मिलती है। कहने का अर्थ है जो मुख्य वन है उनसे क्या है, इमारती लकड़ी मिलती है और क्या ईंधन की लकड़ी भी
वनों से मिलती है। वन हमें मीठे फल और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ है जो वन है जो हमें क्या है, अनेक प्रकार के फल और जड़ी बूटियाँ और औषधि क्या है, प्रदान करते हैं। वन वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण प्रदान करते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वनों से हमें चारा, गोंद इत्यादि अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसलिए क्या है, वन मानव के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधन हैं। वन संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। वनों का संरक्षण एक राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या को वन विभाग तथा अन्य विभागों के आपसी सहयोग द्वारा हल करना चाहिए। कहने का अर्थ है भी जो वनों की सुरक्षा है वो सबके लिए क्या है, एक राष्ट्रीय समस्या है। क्योंकि इस समस्या को जो वन विभाग है तथा अन्य और विभाग हैं, आपसी सहयोग के द्वारा इस समस्या का हल किया जा सकता है, वनों की सुरक्षा की जा सकती है। वनों के संरक्षण में सामान्य लोगों की सहभागिता का विशेष महत्व है। कहने का अर्थ है जो वनों की सुरक्षा में जो सामान्य जो आम लोग हैं उनकी भागीदारी का विशेष महत्व है। और हमें वन महोत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाने चाहिए। कहने का अर्थ है जो वन महोत्सव है, जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो बड़े हमें उत्साह और उमंग के साथ क्या है, वन महोत्सव मनाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में फसल उगाई नहीं जा सकती उन क्षेत्रों में पेड़ लगाने चाहिए। कहने का अर्थ है जो भूमि फसल के लिए उपयोगी नहीं है, बंजर है, तो वहाँ हमें क्या है, पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि वहाँ फसल तो उगाई नहीं जा सकती, उसकी जगह क्या है, हम पेड़ उगा सकते हैं, यानी पेड़ लगा सकते हैं। हमें पेड़ों के महत्व के विषय में जन चेतना पैदा करनी चाहिए। मतलब जनता के अंदर पेड़ों के बारे में चेतना या जागृति पैदा करनी चाहिए। वनों के से जो हमें मानव को लाभ होता है उनसे क्या है, जनता को अवगत कराना चाहिए। सभी राष्ट्रीय उत्सवों के कार्यक्रमों को वृक्षारोपण के कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए। जितने भी राष्ट्रीय उत्सव हैं, राष्ट्रीय उत्सव पर क्या है, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वन संरक्षण के उपाय, वन रोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा वन आवरण क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए। जनजातियों एवं ग्रामीण लोगों के लिए, जो जनजातियां जो आदिवासी लोग हैं जो वनों में रहती हैं, और ग्रामीण लोगों के लिए जलाऊ लकड़ी यानी जलाने के लिए लकड़ी जो खाना बनाते हैं, चारा, छोटे मोटे वन उत्पाद तथा इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने के हेतु उपाय करने चाहिए। राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए। वन उत्पादों के कुशल उपयोग तथा लकड़ी के अनुकूलतम पूरक पदार्थों को बढ़ावा देना चाहिए। मौजूदा वनों से दबाव को कम करने तथा राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वृहत जन आंदोलन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कहने का अर्थ है भी जो वनों पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं, तो उस दबाव को कम करने के लिए राष्ट्र ने वन नीति यानी नियम बनाने चाहिए। और जो महिलाओं की सहभागिता होती है, जो भागीदारी होती है, वह सुनिश्चित करते हुए एक वृहत जन आंदोलन के लिए एक आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हमारा 4th क्वेश्चन है, भारत में वनों के वितरण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारत में वनों का वितरण बहुत ही असमान है। भारत के कुल क्षेत्रफल के केवल 19.39% भाग पर ही वन हैं। इसके 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कम से कम 33% भूभागों पर वनों का होना आवश्यक है, यानी जरूरी है। वनों के वितरण को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। सघन वन क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुल भूभाग के 60% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
मिजोरम, त्रिपुरा आदि प्रदेश आते हैं। कम सघन वन क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुल भूभाग के 40 से 60% भाग पर वन पाए जाते हैं। इस श्रेणी में असम, मेघालय और नागालैंड प्रदेश आते हैं। सघन वन मतलब जहाँ ज़्यादा वन पाए जाते हैं, और कम सघन मतलब जहाँ 40 से 60% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। सामान्य वन क्षेत्र, दक्षिण भारत के सभी राज्यों में तमिलनाडु को छोड़कर सामान्य वन पाए जाते हैं। इन राज्यों के भूभाग के 20 से 40% भाग पर वन पाए जाते हैं। विरल वन क्षेत्र, इन प्रदेशों में वनों का क्षेत्र बहुत कम होता है। उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में 20% से भी कम क्षेत्रों पर वन पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि इन राज्यों में क्या है, इसलिए इन लोगों ने वनों को काटकर भूमि को कृषि योग्य बना लिया। कहने का अर्थ है इन जो राज्यों में भूमि है वह बहुत उपजाऊ है, इसलिए लोगों ने वनों को काटकर भूमि को क्या है, कृषि के योग्य बना लिया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो हमारे सेकंड लेसन के दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।